कपास से किसानों को फायदा। दलहन और गेहूं के एमएसपी में बढ़ोतरी। बारिश से रबी फसलों को फायदा। और परमिट हटाने से चाय की गुणवत्ता प्रभावित होगी। चालू कपास सत्र में नई खरीदारी 15 नवंबर से शुरू होने की संभावना है। हालांकि निजी कारोबारियों ने नई कपास की खरीद शुरू कर दी है। सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र में इस साल कपास की बम्पर फसल होने का दावा किया जा रहा है। विदर्भ इलाके में उत्पादन अधिक होने की उम्मीद है। लंबे समय से मंदी की मार झेल रही कपास के भाव फिलहाल सरकारी मूल्य से ज्यादा हैं। महाराष्ट्र के कपास कारोबारियों के अनुसार चालू सत्र में कपास का उत्पादन करीब 20% अधिक होगा। महाराष्ट्र राज्य कपास उत्पादक सहकारी महासंघ के मुताबिक इस साल कपास की पैदावार 350 से 380 लाख क्विंटल के बीच रहेगी, जबकि पिछले सत्र में 800 लाख क्विंटल का उत्पादन हुआ था। पिछले सप्ताह शुरू हुई खरीदारी में अब तक 4,150 से 4,450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 1.5 लाख क्विंटल कपास खरीदी जा चुकी है, जो केंद्र सरकारों द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,100 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा है। एक रिपोर्ट के अनुसार कपास की कीमतें इस समय उच्च स्तर पर हैं, क्योंकि नया सत्र कच्चे कपास के निरंतर प्रवाह के साथ खुल रहा है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गुरुवार को 2015-16 रबी सीजन के लिए दलहन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 250 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं का एमएसपी 75 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार के मुताबिक गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,450 से बढ़ाकर 1,525 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं जौ 1,150 से 1,225 रुपए और चने के लिए 3,175 से 3,425 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। मंत्रिमंडल के फैसले के बाद बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि चने व मसूर दाल के लिए एमएसपी 75 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस भी दिया जाएगा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख अनाज उत्पादक क्षेत्रों सहित पूरे उत्तर भारत में पिछले दिनों आई बारिश से न केवल क्षेत्र में प्रदूषित धुआं कम होगा, बल्कि ये रबी बुआई सीजन के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस बारिश को बहुत हल्की बारिश माना जा सकता है और ये उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई है। इस बारिश के साथ हवा भी आई है, जिससे धुएं की मोटी चादर हटेगी। हाल ही में हुई बारिश हल्की से मध्यम रही है, इससे गेहूं की बुआई में तेजी आएगी। हालांकि बारिश बासमती की खड़ी फसल के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है, जिसकी कटाई में खेतों में भरा पानी रुकावट पैदा करेगा व कटाई में देरी होगी, जिससे गेहूं की बुआई में भी देरी हो सकती है। अगर सरकार चाय की खेती के लिए आवश्यक परमिट को समाप्त करने की योजना को लेकर आगे बढ़ती है, तो चाय की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। वेस्टर्न इंडिया चाय डीलर संघ ने गुरुवार को ये जानकारी दी कि सरकार के प्रस्ताव के अनुसार कोई कंपनी या कोई व्यक्ति चाय की खेती शुरू करता है तो उसे अनुमति प्राप्त करने के लिए भारतीय चाय बोर्ड के पास नहीं जाना होगा। WITDA के अध्यक्ष के मुताबिक नीति में ये बदलाव चाय बोर्ड द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार नहीं है, जिसका असर चाय की गुणवत्ता पर पड़ सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर के अधिकतर भागों में तूफानी बारिश होगी। वहीं उत्तराखंड व हिमाचल के पहाड़ी भागों में आसमान बादलों से ढका रहेगा। सिक्किम, आसाम, मेघालय व अरुणाचल प्रदेश के सभी भागों में बादल छाए रहने का अनुमान है। देश के निचले तटवर्ती इलाके, कर्नाटक व तमिलनाडु के ज्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे व कुछ भागों में हल्की बारिश का अनुमान है। वहीं केरला के सभी भागों में तूफानी बारिश का आसार है। देश के बाकी मैदानी भागों में मौसम साफ रहेगा। एग्मार्क नेट के अनुसार जौ के भाव प्रति क्विंटल राजस्थान की देवली मंडी में 1,100 से 1,250 रुपए,
जयपुर मंडी में 1250 से 1325 रुपए, राजसमंद मंडी में 1450 से 1500 रुपए, उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 1315 से 1330 रुपए, ललितपुर मंडी में 1200 से 1320 रुपए और सहारनपुर मंडी में 1430 रुपए रहे। माल्ट कंपनियों के गर्मियों के लिए की जा रही तैयारियों के मद्देनजर खरीदारी शुरू होने से जौ के भाव में तेजी का रुख है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह तेजी छोटी अवधि के लिए है और आने वाले समय में जौ के भाव स्थिर रह सकते हैं। जौ की अंतर्राष्ट्रीय मांग हालांकि बढ़ने की उम्मीद है। देश में धान, गेहूं और मक्का के बाद जौ प्रमुख फसल है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जौ की सबसे अधिक पैदावार होती है। देश में इस बार 15 लाख टन जौ पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 16,60,000 टन पैदावार हुई थी। उतार चढ़ाव के बाद अब हल्दी के हाजिर और वायदा भाव में तेजी आई है। एनसीडेक्स के मुताबिक हल्दी के नवंबर के वायदा में भाव 0.85% तेज रहे। इससे भाव 78 रुपए बढ़कर 9,214 रुपए क्विंटल तक तेज हो गए। इसके अलावा कई मंडियों में इसके हाजिर भाव में 100 रुपए क्विंटल तक की बढ़त देखने को मिली है। एगमार्क नेट के मुताबिक आंध्र प्रदेश की डुग्गीराला मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी के भाव 5,700 से 9,311 रुपए क्विंटल, जबकि फिंगर क्वालिटी के भाव रहे 3,111 से 9,311 रुपए क्विंटल। पेडारू मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी के भाव 6,000 से 8,000 रुपए और फिंगर क्वालिटी के 4,000 से 6,000 रुपए क्विंटल रहे। तमिलनाडु की कोयम्बटूर मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी के भाव 7,356 से 8,402 रुपए, जबकि फिंगर क्वालिटी के भाव 7,879 से 9,169 रुपए क्विंटल रहे। दुनिया में सबसे ज्यादा हल्दी हमारे देश में पैदा होती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और ओडिशा में इसकी खेती की जाती है। तेलंगाना में हल्दी का रकबा सितंबर अंत तक 40,830 हेक्टेयर रहा। कमजोर बारिश की वजह से महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी हल्दी की खेती का रकबा कम रहने की आशंका जताई गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक देश में इस साल हल्दी का उत्पादन 20 से 25% तक कम रह सकता है और इसकी वजह से भाव में आने वाले दिनों में और तेजी के आसार भी हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार।
व्यवसाय कृषि के बाद सबसे बड़ा व्यवसाय है और लाखों परिवारों की आमदनी का साधन है। इसमें सदा ही नए लोगों के लिए पूरी जगह है। पढ़े लिखे, अनपढ़, बेरोजगार और भूमिहीन किसान कोई भी इस व्यवसाय से जुड़कर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और फिर कोऑपरेटिव का साथ हो जाए तो सोने पे सुहागा। डेयरी से जुड़े किसान कोऑपरेटिव से जुड़ जाए तो काम बहुत आसान हो जाएगा और डेयरी का काम भी फलेगा फूलेगा। हम अगर कहें कृषि के अंदर ही सबसे जैसे कि हम हमारी जीडीपी की करीब 29 से 30% एग्रीकल्चर का एक कंट्रीब्यूशन रहती है, शेयर रहती है। तो उसमें अगर हम एग्रीकल्चर में उसी तरह डेयरी का सोचे, वो भी 29 से 30%, मतलब मान के चलते कि करीब 1/3 डेयरी का ही शेयर और कंट्रीब्यूशन उसमें रहती है। हाँ, डेयरी व्यवसाय में जहाँ तक डेयरी व्यवसाय की सवाल है, ये रोजगार की बहुत अच्छा साधन बन सकता है। मेरे कहने का यही मतलब है, क्योंकि ये चावल कह लीजिए, दाल कह लीजिए या चीनी, इन सबसे ज़्यादा उत्पादन और वैल्यू इसी की होती है और इसमें किसान अपना मतलब रोजगार अपना बढ़ा सकते हैं। और गरीब किसानों का, सिर्फ गरीब किसानों का ही नहीं, आप सेमी अर्बन एरियाज़ में अगर जहाँ पर बेरोजगार लोग हैं तो वो भी डेयरी से जुड़ सकते हैं, और क्योंकि डेयरी बहुत अच्छा एक रोजगार की साधन है। अगर हमारी देश की बात कहें तो अभी बहुत ज़्यादा हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में है नहीं, तो करीब टोटल प्रोडक्शन की 20% ऑर्गेनाइज सेक्टर में है और बाकी 80% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो इसीलिए इसको बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर 20% की बात करें टोटल प्रोडक्शन की, सिर्फ 10% ही कोऑपरेटिव का है, बाकी 10% प्राइवेट और अदर डेयरीज़ का है। तो जहाँ तक डेयरी की विस्तार की सवाल है, तो इसमें हमारे जो पुराने अभी इस समय जो किसान जुड़े हुए हैं कोऑपरेटिव के साथ, तो वो भी अपना जो काम की दायरा और विस्तार कर सकते हैं। जिसके पास 2 या 3 या 4 गायें हैं, वो गाय की संख्या बढ़ सकता है। हमारे भारत सरकार की जो स्कीमें हैं उसमें प्रावधान है गाय खरीदने की, उससे गाय खरीद के अपना वो डेयरी व्यवसाय बढ़ा सकता है। आज के समय में जब किसान खेती छोड़ रहे हैं और गांव छोड़कर शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, ऐसे में वे डेयरी को व्यवसाय के रूप में अपनाकर गांव के साफ स्वच्छ वातावरण में परिवार के साथ रहकर अच्छी आमदनी ले सकते हैं। जो नए आदमी हैं, जो नए आज जुड़े नहीं हुए हैं, वो भी जुड़ रहे हैं कंटिन्यूअसली, और जुड़ने की संभावना भी बहुत है और जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि ये रोजगार देता है। और गांव से शहर की और जो ये दौड़ है आने की, ये बंद भी कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती सिर्फ हमारी सरकार की ही नहीं है, चुनौती इंसान की है, चुनौती गांव की। जो लोग, जो नए नवयुवक पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं, वो भी अपना रोजगार के लिए स्वरोजगार योजना भारत सरकार की है, उसमें भाग ले सकते हैं। डेयरी फार्म खोल सकते हैं, डेयरी की प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उसकी बिक्री कर सकते हैं, शहर तक भेज सकते हैं। उसकी सारी प्रावधान हमारे स्कीमों में की गई है। कोऑपरेटिव से जुड़कर पशुपालकों का डेयरी व्यवसाय अधिक सुरक्षित तो होता ही है, साथ ही काम आसान भी हो जाता है और काम फलता फूलता है। कोऑपरेटिव से जुड़ने के बाद वो यूनियन और फेडरेशन से जुड़कर कई सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं। कोऑपरेटिव एक ऐसा संस्था है हमारे देश में जो कि 1955 के आसपास शुरू हुई थी, और आज हमारे देश में 19 राज्यों में मिल्क फेडरेशन है और करीब 196 मिल्क यूनियन है जो कि जिला स्तर पे होती है, और करीब 15 से 16 लाख के आसपास डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है जो कि गांव के स्तर पे होती है। ये 3 स्तर पे काम करती है। गांव स्तर पे जो किसान है वो मेंबर होते हैं और किसान वहाँ पर दूध इकट्ठा करते हैं, और दूध वहाँ पर प्रोक्योर होने के बाद वो दूध शहर में जहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट है, डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट है, जहाँ पर मिल्क यूनियन की स्तर है, तो वहाँ तक दूध पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं। तो वहाँ पर दूध प्रोसेस होती है।
प्रोसेस होके उसके बाद ये मार्केटिंग होता है। यूनियन करते हैं या तो फेडरेशन करते हैं। फेडरेशन वहाँ करते हैं जहाँ दूध की कमी है, वहाँ पर पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं। अगर ये दूर दराज की क्षेत्र हो, या तो स्टेट राज्य में हो, या तो नेशनल स्टेज पे हो, कहीं भी किसी और राज्य पे हो, भेजने की जो अरेंजमेंट है वो जिम्मेवारी मिल्क फेडरेशन की होती है। नई कोऑपरेटिव खोलने में राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मदद करती है। इसके लिए सरकार गांव में प्रचार कर वहां के किसानों को कोऑपरेटिव खोलने की जानकारी भी देती है। वहीं डेयरी से जुड़कर सभी व्यक्तियों को कोऑपरेटिव से अवश्य ही जुड़ना चाहिए। ये तीनों किसानों की द्वारा ही एक डेमोक्रेटिकली एक संस्था है जो कि 1860 की कोऑपरेटिव एक्ट के द्वारा गठित है। और ये जनरली गांव में किसान एक साथ इकट्ठा होकर ये कोऑपरेटिव बनाते हैं। हालांकि ये कोऑपरेटिव बनाने में भारत सरकार, राज्य सरकार इसमें मदद करते हैं और उनके द्वारा ही ऐसे ही 100, 150, 1000, 2000 कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा ही एक मिल्क यूनियन की गठन होती है, जिसमें भी किसानों की ही उसमें बोर्ड में जो उनकी डेयरी की जो बोर्ड होती है संचालन किसानों द्वारा ही होती है। तो यूनियन भी किसानों द्वारा ही चलते हैं और किसानों द्वारा चालित इस मिल्क यूनियन जो कि प्रोसेसिंग प्लांट चलाते हैं, वही उसमें अपने जो एम्प्लॉयज़ को रोज़गार भी देते हैं। तो उनके द्वारा ही चलता है ये। और वैसे ही बहुत सारे ज़िलों में जो इस तरह की मिल्क यूनियन है, सहकारिता मिल्क यूनियन कहते हैं हम, ये मिल के एक राज्य स्तर में एक मिल्क फेडरेशन बनाते हैं। तो ये इनकी भिन्न भिन्न अलग अलग मैंडेट होती है। जैसे गांव में वो दूध इकट्ठा करना ही होता है, दूध की प्रोडक्शन, दूध की कलेक्शन एंड दूध की प्रोक्योरमेंट तक ही होती है। मिल्क यूनियन प्रोक्योरमेंट की जिम्मेवारी लेती है। वो वहाँ तक अपनी टैंकर वगैरह भेजकर अपना दूध मंगवा लेते हैं। फिर प्रोसेसिंग की जिम्मेवारी उनकी होती है। फिर मार्केटिंग की भी जिम्मेवारी जो आसपास के शहर है उनका ही होता है। हालांकि अगर दूर दराज के क्षेत्र में अपनी दूध बेचना हो तो वो दूध बेचने की जिम्मेवारी मिल्क फेडरेशन जो राज्य स्तर पे है उनका होता है। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है जिनके द्वारा किसानों की मार्केट एक्सेस मिलती है, जो कि अपनी दूध गांव से शहर तक कंज्यूमर तक पहुंच पाती है और साफ दूध पहुंच पाती है, स्वच्छ दूध पहुंच पाती है। सबसे बड़ी बात है। और उचित मूल्य दिन प्रतिदिन सारा साल भर उनको मिलती रहती है। जैसे कि बिचौलिया पहले जहां पर आज कोऑपरेटिव नहीं है, तो वहां की बात अगर बताएं तो वहां पर ज़्यादातर बिचौलिया या कॉन्ट्रैक्टर जिसे हम कहते हैं या वेंडर जिसे कहते हैं वो दूध ले जाते हैं। तो वो उचित मूल्य देते नहीं है और खुद ज़्यादा दाम पर आगे शहर पे बिक्री करते हैं, तो किसान को ज़्यादा दाम मिल नहीं पाता है। सिर्फ यही नहीं, अगर दूध फट जाए कट जाए तो उसकी पैसा किसान को मिलती नहीं है। तीसरी बात है, अगर कोई बारिश हो, कोई ऐसा सिचुएशन हो कि दूध मतलब कोई आपदा हो, तो वो गांव तक आते ही नहीं है, दूध लेते नहीं है किसान की, वो दूध खराब होती है। लेकिन कोऑपरेटिव सिस्टम की ये फ़ायदा है कि दूध प्रतिदिन कलेक्शन होती है, किसान प्रतिदिन आते हैं और दूध की उचित दाम उनको करीब प्रति 10 दिन, 7 दिन, 10 दिन या कहीं कहीं 15 दिन में उनको मिल जाती है। अब सवाल है गांव में कैसे कोऑपरेटिव खोला जाए। गांव में कोऑपरेटिव खोलने के लिए भी भारत सरकार के एक प्रावधान है कि भारत सरकार कोऑपरेटिव डेवलपमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ प्रावधान रखी है। इस प्रावधान के अनुसार जो मिल्क यूनियन जिला स्तर पे है वो गांव में जाती है। गांव में जाकर वहाँ पर पहले ही घोषणा करते हैं कि यहाँ पर कोऑपरेटिव खोलने के लिए कैंप लगाई जाएगी और किसान इकट्ठा हो, तो एक तारीख तय करके वहाँ पर वो आते हैं और इस तरह के कैंप लगाते हैं जहाँ पर वो कोऑपरेटिव की जो लाभ है, उसकी कोऑपरेटिव खोलने की लाभ है और कोऑपरेटिव के साथ किसानों की जुड़ने की जो फ़ायदे हैं वो वहाँ पर वर्णन करते हैं। और जब वो गांव के पंचों को बुलाते हैं, गांव पंचायत के लोग उसमें होते हैं, आसपास के DRDA के लोगों को भी बुलाया जाता है। कहीं कहीं हमने ये देखा है कि आसपास के बैंकों के लोगों को भी बुलाया जाता है और आसपास के जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, वो भी उस तरह की कैंप में हाजिर रहते हैं, ताकि अगर किसानों की कोई भी जिज्ञासा हो
तो उसकी मतलब वहाँ पर जानकारी उन्हें मिल सके। तो ऐसे अगर किसान वहाँ पर तैयार होते हैं, जब भी तैयार हों वो अपने पत्र मार्फत मिल्क यूनियन को बताते हैं और मिल्क यूनियन के वहाँ पर कोई अधिकारी आकर उनके नाम वहाँ पर दाखिला के लिए उसकी लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बना के आगे की कार्रवाई चालू करते हैं। डेयरी व्यवसाय से अधिक व्यक्ति जुड़ें, इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिसमें पशुओं की उत्तम नस्लों के बारे में जानकारी, उनकी साफ सफाई का महत्व, चारों और खनिज मिश्रण का महत्व, दूध उत्पादन बढ़ाने के तरीके आदि की जानकारी दी जाती है। और जो एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव है, जो कोऑपरेटिव खुला जाता है उसमें और नए कोऑपरेटिव में भी हमने ट्रेनिंग वगैरह का भी प्रावधान रखा है ताकि किसान को स्किल डेवलपमेंट हो। बहुत अहम बात है कि उनकी एक स्किल मिलती है ताकि वो खुद ही छोटी मोटी बीमारी हो, कब चारा देना चाहिए, कौन सा चारा देना चाहिए ताकि दूध अच्छा हो, और वैक्सीनेशन कब देना चाहिए गायों को, उसकी भी जानकारी उनको प्राप्त होती है। कब कैसे धोने से, कब धोने से किस तरह से उसको अच्छा हो सकता है, तो उसकी भी जानकारी उनको प्राप्त हो जाती है। तो ट्रेनिंग के द्वारा सिर्फ वही नहीं, क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, स्वच्छता मेंटेन करने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है हमारे स्कीमों में। अब दूध बढ़ने के लिए हम मूलभूत तरीके से कैसे बढ़ा सकते हैं? एक तो ब्रीडिंग, अच्छी ब्रीड बना के, अच्छी नस्ल की ब्रीड बना के गायों और भैंसों की। दूसरा है अच्छी चारा और अच्छे खान पान देकर। तो ये दोनों की प्रावधान है। जहाँ तक ये अच्छी ब्रीडिंग की बात है, ये राज्य में लाइव स्टॉक बोर्ड जो है राज्य की, वो उनके द्वारा संचालित होती है। और मार्केट एक्सेस की जहाँ तक सवाल है, मैंने अभी भी कहा है, त्रिस्तरीय जो कोऑपरेटिव सिस्टम है उसके द्वारा संचालित होती है। तो किसान इसके लिए राज्य की कोऑपरेटिव से संपर्क करें। कोऑपरेटिव से अगर जुड़े हुए हैं तो कोऑपरेटिव के ही जो उनके अधिकारी हैं वो उनको हेल्प करेंगे ताकि वो ब्रीडिंग का भी फ़ायदा वो ले सकें। राज्य की जो लाइव स्टॉक बोर्ड है या राज्य सरकार से उनको जोड़ सकें तो वो फ़ायदा उनको दे पहुँच सकती है, ताकि उनके गांव में भी आए। इनसे आर्टिफिशियल और नेचुरल इंसेमिनेशन जैसे भी उनकी चॉइस हो वो पाए। तो उसकी प्रावधान इस स्कीम में रखा गया है। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप हमारे जो ये कोऑपरेटिव की ये सिस्टम है तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इनके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, और जो कि पुराने हैं, जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, और जो अभी तक जुड़े नहीं हैं, जो नए हैं, वो भी जुड़ें, ताकि सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी परिवार फले फूले बढ़े और आपके गांव बढ़े फले और हमारे देश तरक्की करे। डेयरी अपने आप में पूर्ण व्यवसाय है। सही जानकारी और प्रशिक्षण लेकर करने पर अवश्य ही सफलता मिलती है, और इस प्रसंस्करण से जुड़ने पर तो आय कई गुना बढ़ जाती है। साथ ही कोऑपरेटिव से जुड़कर कई और नए रास्ते खुल जाते हैं। जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषि दर्शन DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषि दर्शन DD, और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी
youtube.com/user/कृषि दर्शन DD। भेजें हमें मेल कृषि दर्शन DD@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।